आज का हमारा टॉपिक जो है श्वसन अर्थात रिस्पायरेशन है। और यह एक प्रकार से कोशिकीय प्रक्रिया होती है जो जीवों में घटित होती है, जिसके फलस्वरूप जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है। हम यहाँ श्वसन पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले श्वसन और सांस लेना में डिफरेंस क्या है, इसको पहले हम जानें। श्वसन, इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। और ब्रीथिंग में दो प्रक्रियाएं होती हैं। नंबर 1 सांस लेना, और नंबर 2 इसमें सांस छोड़ना। सांस लेना को हम इनहेल के रूप में जानते हैं। इसमें ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है, और इसको हम एक्सहेल के रूप में जानते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। सांस लेने के रूप में हम ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं, और सांस छोड़ने के रूप में हम कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर निकालते हैं। अब ये ऑक्सीजन जो कि श्वसन का एक प्रमुख घटक है, ये हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिका तक कैसे पहुंचता है। तो हमारे शरीर में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम जो होता है वो ब्लड के द्वारा होता है। और ब्लड में एक रेड पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। ये हीमोग्लोबिन शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, अर्थात हीमो और ग्लोबिन। हीमो का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त होकर के और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ब्लड के साथ में ऑक्सीजन शरीर में प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है। अब श्वसन, श्वसन एक कोशिकीय प्रक्रिया है, और इसको हम रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। और रिस्पायरेशन प्रोसेस के अंतर्गत जो है ऊर्जा मुक्त होती है। रिस्पायरेशन की डिफिनीशन 2 प्रकार से दी जाती है। एक फिजियोलॉजी डिफिनीशन है, जिसके अंतर्गत ये होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अपोजिट डायरेक्शन में जो गति होती है, उस प्रक्रिया को हम रिस्पायरेशन कहते हैं। जबकि बायोकेमिकल डिफिनीशन के अंतर्गत इसमें डाइजेस्टेड फूड ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न होता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ये श्वसन जो है वो 2 प्रकार से होता है। रिस्पायरेशन 2 प्रकार का है, एक एरोबिक रिस्पायरेशन और एक एनारोबिक रिस्पायरेशन। ऑक्सीश्वसन
और नंबर 2 अनाक्सी शोषण। और ये ऑक्सी शोषण जो है वो क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत होता है, लेकिन पहले के जीवों में जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स थी, तो प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता था, तो जो क्रेब्स साइकिल में जो रिस्पायरेशन होता था वो साइटोप्लाज्म के अंतर्गत होता था, अर्थात जीव द्रव्य में होता था। जबकि जो यूकैरियोटिक सेलें हैं उनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है होता है, और जिसके कारण जो रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सी शोषण के अंतर्गत भोजन का जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसका पूर्ण दहन होता है, और इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसमें ग्लूकोज, प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी मुक्त होती है। इस ऑक्सी शोषण का प्रथम चरण जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया होती है, और ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में 2 एटीपी एनर्जी का लॉस हो जाता है। एक ग्लूकोज अणु के टूटने से जो है 2 पायरुविक एसिड के अणु बनते हैं, जिस पर आगे क्रिया संपन्न होने के बाद यह कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा प्राप्त होती है। एक ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 674 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। चूंकि ऑक्सी शोषण के अंतर्गत जो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया है उसमें 2 एटीपी एनर्जी का लॉस हो जाता है, और इस पूरे क्रेब्स साइकिल के दौरान 38 एटीपी एनर्जी प्राप्त होती है, जिसमें ग्लाइकोलिसिस में जो प्रक्रिया में 2 एटीपी एनर्जी का लॉस होता है। तो कुल मिलाकर के एटीपी का जो गेन है वो 38 - 2 = 36 एटीपी एनर्जी हमें गेन होती है। अब हम बात करते हैं अनाक्सी शोषण। अर्थात इस प्रक्रिया में जो भोजन का जो दहन होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस प्रक्रिया का भी पहला चरण जो होता है ग्लाइकोलिसिस होता है, और यह क्रिया पायरुविक एसिड तक बनने तक चलती है, लेकिन उसके बाद ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण यह अभिक्रिया यदि पादपों में जो है वो एल्कोहल बनता है, जबकि जो जीव हैं उनमें जो है लैक्टिक एसिड और ऊर्जा प्राप्त होता है।
अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। जबकि जीवों में लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया, चूंकि यह प्रक्रिया बहुत मंद गति से होती है और इसमें लगभग 2 एटीपी एनर्जी प्राप्त होती है। तो ऑक्सीशोषण के अंतर्गत 36 एटीपी और 2 एटीपी जो है अनॉक्सीशोषण के अंतर्गत, तो कुल मिलाकर जो है 38 एटीपी एनर्जी प्राप्त होती है, जिसमें से मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए हमें 34 एटीपी एनर्जी की आवश्यकता होती है। 4 एटीपी एनर्जी जो है हमारे शरीर में स्टोर हो जाती है। एटीपी के रूप में जो है एक इकाई है एटीपी, जैव अणु के रूप में, जिस रूप में ऊर्जा हमारे शरीर में संरक्षित होती है, स्टोर होती है। लेकिन ये ऊर्जा हमारे शरीर को तुरंत प्राप्त नहीं होती है। जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तब जाकर के हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट अथवा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में परिवर्तित होता है, तब जाकर के हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। कोशिकीय दहन होने के बाद ऊर्जा जब हमारे शरीर में एटीपी के रूप में प्राप्त हो जाती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ कार्ब एमिन के रूप में संयुक्त हो जाता है और कार्बा एमिन हीमोग्लोबिन के रूप में कोशिका से बाहर आता है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है, जो एक जहर के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। धन्यवाद।